दोस्तों इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मिचिरो कोटेत्सु को लेकर कानामोरी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। मिचिरो एक और फिश डीमन को मारकर कानामोरी को बचा लेता है। कानामोरी कोटेत्सु को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद मिचिरो कानामोरी को उसके लिए एक नई तलवार बनाने को कहता है। कानामोरी मिचिरो की तलवार को देखकर कहता है कि ये तो खराब हो गई है। मिचिरो कहता है कि मैं यहाँ इसीलिए आया था, जिस पर कानामोरी कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तलवार बनाकर रखी हुई है। मिचिरो कानामोरी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे तलवार चाहिए थी। कानामोरी कहता है कि तांजीरो ने उसे पहले ही तुम्हारे लिए तलवार बनाने का ऑर्डर दे दिया था। कोटेत्सु कानामोरी को बीच में टोकते हुए कहता है हमें जल्दी करनी चाहिए, हागे नेजुका भी खतरे में हो सकता है। इसके बाद कानामोरी मिचिरो को उसके साथ चलने के लिए कहता है जहाँ पर वो लोग तलवार बनाते हैं। कानामोरी कोटेत्सु और मिचिरो के घर की तरफ भाग रहे होते हैं। कानामोरी कहता है कि एक हाशिरा की तलवार खराब हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। उन सभी को भागते हुए एक घर दिखाई देता है। कानामोरी मिचिरो से कहता है कि तुम जल्दी से घर के अंदर रखी हुई तलवार ले आओ और गांव के मुखिया को बचाने के लिए चले जाओ। मिचिरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और कानामोरी को पीछे की तरफ खींच लेता है। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मिचिरो कहता है कि वो आ रहा है। हम देखते हैं कि घर के पास ग्योको का पॉट लुढ़क कर आ जाता है। वो पॉट कहता है मैं खुश हूँ जो तुमने मुझे देख लिया, तुम एक हासिरा हो ना। उस पॉट में से ग्योको निकलता है और पूछता है ये घर तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पर बहुत सारे फिश डीमन हमला कर रहे होते हैं। गांव के सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। डीमंस एक एक करके लोगों को खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और डीमंस को मारना शुरू कर देती है। मित्सुरी कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। ये देखकर गाँव के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और मित्सुरी की तारीफ करने लगते हैं और मित्सुरी को गाँव के मुखिया को बचाने के लिए भी कहते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा फिश डीमन गांव के मुखिया को पकड़ लेता है और मुखिया का एक आदमी फिश डीमन से लड़ रहा होता है। वो फिश डीमन गांव के मुखिया की रक्षा कर रहे डीमन स्लेयर्स को भी मार देता है। तभी मित्सुरी वहां आ जाती है। मित्सुरी गांव के मुखिया से कहती है तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हें सारी चोट अंदरूनी लगी हुई है। मित्सुरी के हाथ में एक तलवार होती है जो बाकी डीमन स्लेयर से बहुत ज्यादा अलग होती है। ये तलवार काफी लंबी और फ्लेक्सिबल होती है। ये तलवार को देखकर मुखिया का आदमी चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये तलवार मुखिया ने खुद बनाई है, उसने इस तलवार के बारे में काफी सुना है। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का पहला फॉर्म यूज करके उस जीवन को काट देती है और कहती है जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं होता है। मित्सुरी के काटने की वजह से डीमन मरने लगता है। जैसे ही गांव का मुखिया नीचे गिर रहा होता है मित्सुरी उसे पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। गाँव का मुखिया कहता है ये तो एक सपना जैसा है, मुझे एक सुंदर लड़की ने पकड़ा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुखिया का आदमी मित्सुरी से कहता है मैं भी सर के बल गिरा हूँ, मेरा भी हाथ पकड़ लो ना। मुखिया चिल्ला कर कहता है तुम हमारे बीच में मत आओ। दोस्तों ये दोनों अभी मौत से बचे हैं लेकिन इनकी ठड़क कम नहीं हो रही। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजुको तांजीरो को लेकर डीमन से भाग रही होती है। तभी तांजीरो को होश आ जाता है। तांजीरो सोचता है कि ये क्या है, ये कैसी स्मेल आ रही है। सेकिडो नेजुको से कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। सेकिडो वापस से दोनों पर बिजली का अटैक करता है। इस अटैक से नेजुको जमीन पर गिर जाती है। तांजीरो को याद आता है कि वो दोनों काराकू के अटैक से बेहोश हो गए थे और नेजुको उसे बचाने के लिए भाग रही होती है। इसके बाद उरोगी आकर तांजीरो पर अटैक करता है पर तांजीरो नेजुको को उठाकर दूसरे कमरे में भाग जाता है। सेकिडो काराकू से उन्हें खत्म करने के लिए कहता है। काराकू कहता है मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ और अपने पंखे से तांजीरो पर अटैक करता है लेकिन तांजीरो बच जाता है। तांजीरो भागते हुए सोचता है कि मुझे कोई ऐसा हमला करना होगा जिससे ये बहुत धीरे धीरे खुद को हील कर पाए। काराकू फिर से अपने पंखे से हमला करता है पर इस बार काराकू का हमला इतना जोरदार होता है कि तांजीरो इसकी चपेट में आ जाता है और घर भी टूट जाता है। नेजुको हवा में गिरते हुए तांजीरो की तलवार को पकड़ लेती है। काराकू सेकिडो से कहता है क्या नजारा है, अब हम इन्हें आसानी से पकड़ लेंगे, उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि तांजीरो और नेजुको अटैक से बच जाते हैं पर नेजुको के ऊपर घर के टुकड़े गिर जाते हैं। नेजुको तांजीरो की तलवार को कसकर पकड़ लेती है। तांजीरो नेजुको से कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम तलवार को छोड़ दो जिससे मैं डीमंस पर अटैक कर सकूं। नेजुको के खून से तलवार गीली होने लगती है। काराकू और सेकिडो चारों तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं जैसे ही ये धुआं हटेगा वैसे ही हम उन्हें मार देंगे। तांजीरो नेजुको से तलवार छोड़ने के लिए कहता है पर नेजुको तलवार को और कसकर पकड़ लेती है। अगले सीन में हम वापस से मिचिरो की तरफ जाते हैं। ग्योको मिचिरो को अपना नाम बताता है और कहता है तुम्हें मारने से पहले क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं।
ग्योको आगे कहता है, मैं तुम सबको अपनी कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। मिचिरो को इस बात पर कुछ समझ नहीं आता है। ग्योको अपने एक पॉट से 5 तलवार बनाने वाले को निकालता है। उनकी बॉडी आपस में जुड़ी होती है और उनके अंदर तलवार भी घुसी होती है। ग्योको कहता है, मैंने इसे नाम दिया है तलवार बनाने वालों की दर्दनाक मौत। अच्छा है ना। अपने दोस्तों का ऐसा हाल देखकर कानामोरी और कोटेत्सु बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद ग्योको तलवार बनाने वालों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उनके अंदर घुसी हुई तलवार को भी घुमाने लगता है, जिससे सभी तलवारबाज दर्द से चीखने लगते हैं। ये देखकर मिचिरो कहता है, बस अब बहुत हुआ, और ग्योको पर हमला कर देता है। ग्योको अपने पॉट से गायब हो जाता है और घर की छत पर रखे हुए पॉट से बाहर आ जाता है। मिचिरो समझ जाता है कि ग्योको अपने पॉट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ग्योको कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी मिचिरो घर की छत पर रखे हुए पॉट पर अटैक करता है और वो पॉट तोड़ देता है। ग्योको इस बार भी बच जाता है। ग्योको वहाँ से निकलकर दूसरे पॉट में आ जाता है। मिचिरो सोचता है कि ग्योको बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। अपने पॉट को टूटा हुआ देखकर ग्योको गुस्सा करने लगता है और मिचिरो को बुरा भला भी कहता है। मिचिरो सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे पॉट कहाँ से आ गए। मिचिरो समझ जाता है कि ग्योको बार बार खुद की गर्दन को कटने से बचा रहा है। ये हानटेंगू जैसा नहीं है, अगर हम इसकी गर्दन काट देते हैं तो ये मारा जाएगा। तभी ग्योको अपने एक पॉट से 2 फिश निकालता है और मिचिरो पर अटैक कर देता है। इस अटैक का नाम 1000 नीडल्स होता है। इस अटैक में फिश अपने मुंह से बहुत सारे जहरीले कांटे मिचिरो की तरफ फेंकती है। मिचिरो इस अटैक से बच जाता है। उसके बाद फिश कोटेत्सु और कानामोरी पर अटैक कर देती हैं। उन्हें बचाने के लिए मिचिरो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कांटे मिचिरो को लग जाते हैं, पर कानामोरी और कोटेत्सु बच जाते हैं। मिचिरो दोनों लोगों से वहां से भाग जाने को कहता है। तभी वो फिश वापस से अटैक करती है। मिचिरो तेजी से अपनी तलवार चलाकर उन्हें रोक देता है। तब तक कानामोरी और कोटेत्सु वहां से भाग जाते हैं। ग्योको कहता है, कांटों में जहर था, ये तुम्हारे हाथ पैरों को सुन्न कर देगा। तुमने बेकार में जिंदगियां बचाई हैं, जिसकी वजह से तुम इस बेकार जगह पर अपनी जिंदगी खो दोगे। तुम रहो या ना रहो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी मिचिरो को एक आधा चेहरा दिखाई देता है जो उसे कहता है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मिचिरो सोचता है कि ये कौन था। कोई उसे ये बात पहले भी कह चुका है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि उसे ऐसा किसने कहा था। मिचिरो को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आने लगता है, जिसमें गर्मियों की रात होती है और घर के अंदर मिचिरो बैठा हुआ होता है। मिचिरो सोचता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, शायद गर्मी की वजह से खुला हुआ होगा। आगे ग्योको मिचिरो से कहता है, तुम एक हासिरा हो ना, आखिर मैं एक हासिरा से किस तरह का आर्ट बना सकता हूँ। मिचिरो ग्योको से कहता है, मैं नहीं, तुम्हारी ये बकवास बेकार है, और ग्योको की गर्दन पर अटैक कर देता है। लेकिन ग्योको अपने वाटर प्रिजन पॉड का यूज करके मिचिरो को एक वाटर पॉड में कैद कर लेता है। ग्योको कहता है, घुटन से मरना कितना स्टाइलिश और सुंदर है। तुम्हारी तलवार जब मेरी गर्दन को काटने वाली थी तो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मिचिरो पानी को अपनी तलवार से काटने का ट्राई करता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। मिचिरो उसके अंदर से सांस भी नहीं ले पाता है। तुम इसके अंदर अपनी ब्रीदिंग फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ही हम इस गांव को खत्म कर देंगे, उसके बाद डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और हम मोबियासुकी की फैमिली को भी मार देंगे। अब आएगा ना मजा बेंच। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजुको के खून से तांजीरो की पूरी तलवार भीग चुकी होती है। उसके बाद नेजुको उस पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। तांजीरो देखता है कि उसकी तलवार जलने लगती है, जिससे तांजीरो की तलवार का टेम्परेचर बढ़ जाता है और तांजीरो की काली तलवार अब लाल रंग की हो जाती है। तांजीरो इस तलवार को एक्सप्लोडिंग ब्लड ब्लेड कहता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि तांजीरो के एंसेस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि योरुची की काली तलवार लड़ाई के समय लाल हो जाती है। तांजीरो सोचता है कि ये मेरे एंसेस्टर की यादें हैं। मेरी तलवार अब हानाफूड़ा इयररिंग्स वाले इंसान के जैसे दिख रही है, पर ये नेजुको के खून की वजह से हुई है। ये उस तलवारबाज से अलग है, पर हमारी तलवार सेम है। मैं जैसे जैसे स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, डीमंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। सभी लोगों ने अब तक मेरे डीमंस को हराने में हेल्प करी है। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। ऐसा बोलकर तांजीरो सेकिडो और काराकू के पीछे आ जाता है। तांजीरो को देखकर काराकू और ओरोगी मजाक उड़ाते हैं, पर सेकिडो को मुजान की मेमोरी याद आने लगती है। सेकिडो सोचता है, तांजीरो की तलवार भी योरुची जैसी लाल हो गई है। योरुची जिसने मुजान को लगभग मार दिया था।
तभी तांजीरो के सर पर बना हुआ चोट का निशान कर्स मार्क में बदल जाता है और तांजीरो योरुची जैसा दिखने लगता है। तांजीरो कहता है हिनोकामी कागुरा और एक ही बार में तीनों डीमंस का सर काट देता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का अटैक एक ड्रैगन जैसा दिखता है। तांजीरो इसे हेड डांस कहता है। तांजीरो सोचता है कि जब मैंने ग्योटारो से लड़ाई की थी तब से मैं इस अटैक के बारे में सोच रहा था। हम देखते हैं कि तीनों डीमंस का सर जमीन पर गिर जाता है। तांजीरो कहता है कि अब चौथे डीमन का सर भी काटना है, उसके बाद ये डीमन मर जाएगा। तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है कि गेन्या ने चौथे डीमन का भी सर काट दिया है, लेकिन कुछ अजीब था, गेन्या एक डीमन जैसा दिखने लगता है। तांजीरो सोचता है क्या गेन्या ने सेम टाइम पर ही डीमन का सर काटा था और ये गेन्या डीमन जैसा क्यों दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।